नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और 1 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग करेगा आज तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब से 1 घंटे बाद चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा और 1 घंटे बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। बता दें आपको दोपहर 3 बजे आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने रख देगा। बता दें कि 1 घंटा अब बचा है। लगातार समय टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इसी के साथ बात कर लें अगर चुनाव की तैयारियों की, तो तमाम राजनीतिक दल इस वक्त चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से लगातार चुनाव की तैयारियां जारी हैं, महिलाओं पर, युवाओं पर, अलग अलग वर्गों पर फोकस करते हुए कई वादे, चुनावी घोषणाएं, सभी चीजें हो रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन भारी समर्थन जुटाने में भाजपा का परसेंट ज्यादा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ ही देर बाद चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और किसके पास कितनी सीटें हैं। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की आखिर 80 सीटों पर कैसा गणित बैठेगा, किस तरीके से समीकरण बदलेंगे या बनेंगे और किस पर उत्तर प्रदेश में जनता भरोसा जताती है, कौन सा वो दल होगा जो जनता का दिल जीत पाएगा। अगर बात की जाए तो राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं प्रभावी तो है, लेकिन विपक्ष का महागठबंधन क्या चुनौती खड़ा कर पाएगा। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना असर पड़ा। अखिलेश यादव जो कई बातें कर देते हैं, राहुल अखिलेश की जोड़ी भी काफी समय बाद ग्राउंड पर दिखी, वो कितना प्रभाव छोड़ पाएगी। तमाम तरह के सवाल हैं और तमाम तरह के सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें आपको कि ग्राफिक के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये पूरा गणित सीटों का, महाराष्ट्र में कितनी सीटें, पश्चिम बंगाल में 42, तेलंगाना में 17 और इन सीटों पर कौन कितना प्रभावी है। चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा दें। हमारे साथ पैनल पर आज रत्नाकर सिंह हैं जो कि भाजपा नेता हैं, राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जितेंद्र वर्मा हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ HAM से जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रत्नाकर जी आपसे रहेगा कि चुनाव की तारीखों में बस कुछ ही समय बचा है और कई जगहों पर प्रभाव तो है, लेकिन क्या महागठबंधन भाजपा के सामने कोई चुनौती है या फिर उसे आप साइडलाइन कर चुके हैं कि नहीं, हमें चुनौती नहीं मानते इसे? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व का कुछ ही क्षणों के बाद जो है तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और देश की जनता जो है आने वाले उस तारीखों के ऊपर महापर्व में जाकर अपना मतदान करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। जनता जो है इस बार 400 पार, जैसा कि मोदी जी कहते आ रहे हैं, अपनी सारी रैलियों में जनता से संवाद कर रहे हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस बार जो है हम अब की बार 400 पार जरूर सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 370 के पार रहेगी। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता और देश के लिए जो काम किए हैं, जो जनहित नीतियां लेकर आई है, जो राष्ट्र को अग्रणी बनाने का काम किया है, जनता उससे बेहद खुश है और जो डायरेक्ट बेनिफिट जो जनता को मिल रहे हैं उससे जनता बेहद खुश है और एक बार पुनः यह चाहती है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और रही बात, मैं आपको बता दूं इंडी गठबंधन के बारे में, तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर आप देखेंगे तो हमने लगभग आधे से ज्यादा सीटों का जो है ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी कौन से दल इनके साथ आएंगे, कौन से दलों का क्या समीकरण रहेगा, अभी इनका कोई अता पता नहीं है। अभी आप देख लीजिए, और यही विलंब होने की वजह से राहुल गांधी रैली कर रहे हैं और चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है।
इन्हीं सब जो चलिए, मैं आपकी यही बात शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी देखिए, कह रहे हैं रत्नाकर जी कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी भी। देखिए आप कि अभी तक प्रत्याशी पूरे नहीं हो पाए उनके, अभी तक समीकरण नहीं बैठ पाए, अभी तक पूरा एकजुट नहीं हो पाया गठबंधन, और लड़ाई की तैयारी में है। अब रत्नाकर जी अगर नेता की बजाय अपने को ज्योतिषी समझने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में सक्सेस उसे ही मिलती है जो अपने पे स्वयं पे ज्यादा ध्यान देता है। 10 सालों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आपको अच्छा आप लोग एक कमी तो मैंने देखी, आप लोग भूल जाते हो कि आप लोग सत्ता के नेता हो। आप सत्ता के नेता हो, थोड़ी सुनने की आदत डालनी चाहिए, जमाना पूरी जनता आपको देगी। आपने एक बात कह दी कि मोदी जी के विजन, मोदी जी के बारे में सोच रही है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ गुरुदेव, जरा इतना बता दो, क्या मोदी जी एक यूनिवर्सिटी गिना देंगे कि 10 साल में मैंने भारत के लोगों को, भारत के पढ़ने वाले छात्रों को एक ये यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज का नाम भूल जाए? क्या ये ऐसा हॉस्पिटल का नाम बताएंगे जहां पे पूरे डॉक्टर्स पूरे हैं? क्या ये बताएंगे कि हमने महिलाओं की कैसे बेइज्जती करी? मेरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि अगर एक कोई व्यक्ति किसी अनजान लड़की को बेटी कह देता है फिर उसके लिए मरने को तैयार होता है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने तो सार्वजनिक रूप से उनके संग चाय पीने का वादा करने के बाद भी उन्हें जंतर मंतर में घसीटा गया, और अभी कानपुर पे 2 लड़कियां मारी गई, सुसाइड कर लिया गया, और उसके बाद अगर उनके पिताजी कहीं थाने जाते हैं तो आप ही की सत्ता में रहते हुए आपकी बात का जवाब देते हैं शर्मा जी। रत्नाकर जी बताइए, भाई बहुत सारी चीजें बोल दी हैं, विकास की बात करी, महिलाओं की बात करी, तैयार है आपकी पार्टी इन सब बातों को झेलने के लिए? शायद विकास के आंकड़े ये पढ़ के नहीं आते हैं, ये चंद जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा वही बार बार रिपीट करने का ये लोग काम करते हैं। अगर विकास के आंकड़े पढ़ के आते तो इनको यह साफ नजर आता कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से देश जो है वह जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, और जीडीपी इस तिमाही की में 8.5% के लगभग हो चुकी है, और यह देश विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार वो आएंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था भी वो बन जाएगी। यह शायद इनको याद नहीं है, और देश की जनता ये भली भांति जानती है। और रही बात, मैं कह दूं कि देश की जनता किस तरह से राष्ट्रवाद के पथ पे अग्रसर है, किस तरह से वो देख रही है कि जो रामलला का 500 सालों से मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, और कांग्रेस पार्टी उसमें अड़चनों पे अड़चने डालने का काम कर रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में 500 सालों के बाद जो रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। आप देख सकती हैं वो सारी चीजें 370 धारा 370 जो 65-70 सालों में ये नहीं हटा पाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे 370 हटा करके और वहां पर नई जो है मिसाल जो है सेट किया है। और देख लीजिए आप वहां पे किस तरह से प्रगति और उन्नति आप देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें इनको नहीं दिखेंगी। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के बारे में हमने जो मातृशक्ति के बारे में किया है, ये चाह के भी नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, जो मातृशक्ति है उसको आरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो वह जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। और ये सिर्फ सपने दिखाते रहे, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में करेंगे, शर्मा जी दिखाते रहे, सपने दिखा रही है कांग्रेस सिर्फ। 3 तलाक के इनको जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा 370 हटाई, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बता दे 370 से आदमी वहां की जम्मू कश्मीर की जनता को क्या फायदा मिला? मुझे 4 परिवार गिना दीजिए जो कश्मीरी पंडित वहां पे शिफ्ट हुए हों। 4 परिवार बता दीजिए। और रही बात महिला को आरक्षण दिया, तो मैं दावे के संग पूछना चाहता हूँ, आप इस चुनाव में महिलाओं को कितना लड़ा रहे हैं? अगर आपने आरक्षण दिया, आप ये सही कहते हैं कि मैं आंकड़े बता देता हूँ पिछले और भी पूछूंगा अभी। अरे अभी सारी चीजें पूछूंगा। और सुन लीजिए, आप कहते हो हाईवे बनाया, तो हाईवे में 3 रुपए किलोमीटर पर का टोल फीस लेते हैं। ये समझ ली फ्री में नहीं चला रहे हो आप। इनकी टोल में भी इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। कई टोल रिकॉर्ड में नहीं है, सारे टोल 3 रुपए किलोमीटर। चुनाव की तारीखों का ऐलान देखिए आज हो जाएगा, जनता डिसाइड कर लेगी किसको कितना वोट देना है। लेकिन बात जनता के मुद्दों की कर रहे हैं, अगर बात जनता के मुद्दों की कर रहे हैं अगर जी अधिकार है नहीं है। शर्मा जी आपकी ही पार्टी बोलती है युवाओं पर फोकस, बेरोजगारी का मुद्दा आप ही के नेता सबसे ज्यादा उठाते हैं। और अब यहाँ जिस चुनाव की तारीखें सामने है तो कितना प्रभावी इस मुद्दे को आप बना पाए? आपके क्या वादे हैं, जनता के बीच क्या कहकर जा रहे हैं आप? देखिए चुनाव, मैं बोलता हूँ, चुनाव पहली तरह नहीं रहा। चुनाव आप इस बात को मानिए कि ये भारत में आज की तारीख में किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, ये गुंडों की सरकार है।
आप इस बात को मानिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनके आगे मुंह खोल देगा, ईडी अगले दिन पहुंच जाएगी, और अगर वो उन्हें 200 करोड़ रुपए दे देगा, उसे फिर टेंडर भी दे दिया जाएगा। ये सब देख रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आप मुझे अपराध बोलो, एक आदमी मुझे चोर बोले, 2 आदमी चोर बोले, क्या मेरा एक सबक जब कर्तव्य नहीं बनता कि आखिर आप मुझे चोर क्यों कह रहे हो? ये ईडी पे इल्जाम लगाना, ईडी पे इल्जाम लगाना, सरकारी मशीनरी पे इल्जाम लगाना, ये नहीं होना। ये मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं था आपसे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके कई वादे हैं, आप क्या गारंटी लेकर जा रहे हैं? चलिए मोदी जी गारंटी हो गई, कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है, आप ये बताएं। देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमने युवाओं को सबसे पहले, जिससे हमारा देश असली में विश्व गुरु बन सकता है, जब हर घर में कमाई का साधन होगा। हमने ये सोचा हुआ है जो रोजगार, जो बेरोजगारी लड़कों में फैली है, लड़के हो या लड़कियां हो, बच्चों में जो फैली है, उसको दूर करना है। अगर रोजगार, हर घर में एक रोजगार मिल गया तो निश्चित मानिए कि सारी सुविधा जब आती है आदमी के पास, तो उसका मन शांत रहता है, तो अच्छे काम करता है वो। और दूसरी बात यह है कि जो अगर हम जो महिला के बारे में कहेंगे, हमने वो काम किए हैं, और महिलाओं के लिए जो हम सशक्तिकरण का काम आजादी के बाद से करते आए, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला काम जो हमारा ये होगा, जो ये प्राइवेटिज्म की ओर दौड़ रहे हैं, हमें नेशनलिज्म की तरफ दौड़ना है। हमने जिन बैंकों को नेशनलाइज किया था, ये उनको प्राइवेट की ओर ले जा रहे हैं, और हम गरीब को फायदा देंगे। और हम जो इन्होंने खाई बो दी है, गरीब और अमीर, बीच में आप और मेरे जैसा, जिसको ये जो अभी जीडीपी कह रहे हैं ना मान्यवर, साधारण आदमी को जीडीपी से कोई मतलब नहीं। साधारण आदमी को यह पता कि चने की दाल कितने की मिल रही है, पेट्रोल कितने का मिल रहा है, डीजल कितने की मिल रही है, और एक बात सुनिए, लहसुन की चटनी कितने की मिल रही है। लेकिन ये मुद्दे जो आप गिना रहे हैं शर्मा जी, क्या इन मुद्दों को भुना पाने में, जनता के बीच ले जाने में सफल हैं आप? आपके नेता ग्राउंड पे है नहीं? नहीं, कहां नहीं है ग्राउंड पे, आप बताइए। राहुल गांधी जी की जहां जहां यात्रा हुई, बस वहीं दिखते हैं, बाकी आपके अन्य जितने भी कांग्रेसी हैं कहां हैं वो? नहीं, सब चल रहे हैं, आप सुन लीजिए, सब हो रहा है। हमारा संगठन है, और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 33-35 साल जिसकी सत्ता ना हो, और उसके बाद भी हाँ थोड़ा बहुत कमी है जी। इसको मैं डिनाई में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं जो झूठ बोल जाऊं सिरे से, मगर इतनी कमी नहीं है। मैं दावे के संग कहता हूं, ये जब इस बार 24 में चले जाएंगे, ये आएंगे नहीं सत्ता में, नहीं हम 33-34-35 साल से, लेकिन आज भी हमारा संगठन है, न्याय पंचायत तक, ब्लॉक अध्यक्ष तक हमारे हैं। लेकिन क्या है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने नए लड़कों को हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ सभा जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारे रिपोर्टर साहब ने बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अपने संगठन के कामों में इतने व्यस्त हैं कि बाहर आने समय नहीं, उनके पास जनता के बीच जाने समय नहीं है। अगर महागठबंधन की स्थितियां ऐसी हैं तो कैसे चुनावी नैया पार होगी सपा की? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और एनडीए गठबंधन को हराएंगे भी। संगठन में बिजी होना जरूरी है, क्योंकि संगठन पे हमारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय से मजबूती से काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियों से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर सब कुछ पूरा हो चुका है। कई बार इसके सम्मेलन भी हो चुके हैं। लगातार कई साइकिल यात्राएं, कई पद यात्राएं, और खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का, प्रत्येक विधानसभा का, प्रत्येक लोकसभा का एक दौरा कंप्लीट कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 37 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित भी कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन में और भी जो दल हैं, उनकी भी अपनी अपनी ताकत है, और पूरी सब एक ताकत एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए संकल्पित है। और ये चुनाव केवल इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच नहीं है, इंडिया वर्सेस जनता के बीच चुनाव, क्योंकि जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्लॉप रही है। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, तो आप देख लीजिए, डाटा उठाकर कई मुद्दे हैं इस बार। श्याम सुंदर शर्मा जी से पूछ ले। शर्मा जी आप बता दीजिए, श्याम सुंदर जी, कि आप अब इसको पे क्या कहते हैं? इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी हुई, चाहे वो रोजगार हुआ, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हुआ, अपराध का मुद्दा हुआ, आप क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच? आप क्या जनता से वादे कर रहे हैं? क्या उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा? देखिए, ये लोग जितनी बातें कर ले, विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश में अपराध सत्ता देश में सौंपा था, और माननीय समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनको भी तो कई बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपा, वो तो सफाई के नाच में व्यस्त रह गए। और ये तमाम जो हमारे बिहार में, वापस लौटूंगी आपके पास, वापस लौटूंगी जितेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट करें।
हेलो जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग जितनी थोथी दलील आज बेरोजगारी की बात करते हैं, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, तो मुंह उठाकर बोलते हैं केवल। आंकड़ों के हिसाब से भारत जो है पिछले 1 दशक में सबसे कम बेरोजगारी दर में अभी जा रहा है, और कई जो दुनिया में कई विकसित राष्ट्र हैं उससे बेहतर पोजीशन में आज भारत है। 3% मात्र बेरोजगारी दर है इंडिया में, जो पिछले 1 दशक से आपकी इसी बात को देखो, आपकी इसी बात को अभी कुछ देर पहले राज जी इसी बात पे बोल रहे थे। राज जी, अब जवाब दीजिए इस बात का। मैं एक बात कहना चाहता हूं विश्लेषक साहब, अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। सोते वक्त सब कुछ ध्यान में आता, क्या झूठ बोल के गए, क्या सच बोल के गए। आप सुन लीजिए मेरी बात को। आपको डिपार्टमेंट गिना दूंगा। एक शहर में ही 4-4 हजार वैकेंसियां खाली हैं। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए बेरोजगारी घटी। एक सुना तो करो। एक आप लोग क्या है, आप लोग विश्लेषक का चोला पहन के फिर बोलते जाते हो, खाकी पैंट दिख जाती है मुझे। फिर मैं देख लेता हूँ आप विश्लेषक के रूप में आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं। आप समझते हैं नहीं। आप मुझे बताइए ना, किसी हॉस्पिटल में है इम्प्लॉय? अरे आपके डॉक्टर्स पूरे हैं? अरे भाई डॉक्टर्स पूरे हैं, ये बताइए आप। शिक्षक पूरे हैं? मैं कह रहा वैकेंसी भर दी, राज जी, आप 1000 दे दिया। आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ रत्नाकर जुड़े हुए। रत्नाकर जी बताएं। ये जितनी बातें कर रहे हैं, देखिए, इनको शर्मा जी नहीं पता है। देश में केवल एक केंद्र सरकार नहीं होती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी जी। चाहते हैं जी। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो मुझे कह रहे थे कि मैं कोई भविष्यवाणी, मैं अस्पताल की बात कर रहा था। अस्पताल में यूपी का क्या रोल है? उत्तर प्रदेश में मुझे दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाइए, दो जिसमें पूरे डॉक्टर हैं। बताइए, अरे 2 हॉस्पिटल गिनाइए 75 जिलों में, 2 जिलों। आप वही के सरकार का आंकड़ा दे रहा हूँ, जरा आपको क्यों चुना? निठल्लेपन के लिए चुना? आपको क्यों चुना? किस बात के लिए चुना था? मक्खन खाने के लिए चुना था? इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के लिए चुना था? ईडी का छापा मार के रिश्वत लेने के लिए चुना था? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठा बने? बेकार की बातें करते हो, पीछे रोते रहते हो। आज की बात करो। सुनिए, 10 साल हो गया आपके लिए। 10 साल का हिसाब दो। क्यों नहीं दोगे? सपने देखिए। क्यों नहीं दोगे? गांधी जो है सत्ता में कौन है? सरदार बन बैठे हैं। सत्ता में कौन है? सपने देखिए। शर्म आती है? किसके सरदार? आंखों में शर्म भर गई? शर्म आ रही होगी। 10 साल का हिसाब मांगेंगे तो आपका ना असली चेहरा पता चल जाएगा। झूठ बोलते रहते हो, जब देखो झूठ बोलो, जी भर के बोलो। क्या आप करते रहते हो बेकार की बातें? हिसाब दो। अस्पताल गिनाओ, 2 अस्पताल हिसाब किताब का काम शर्मा जी, राज शर्मा जी, हिसाब किताब का काम जनता कर लेगी। देखिए, कुछ ही क्षण बचे हैं, चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। चुनाव भी सर पे आ चुका है। जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, आपसे मैं जानूंगी, यूपी की अगर बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी थी आपकी, इतना बड़ा जनाधार था, उसके बावजूद आखिर महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? यूपी में क्या कमजोर थी या सक्षम नहीं थी, इसीलिए अन्य दलों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, एनडीए पार्टी से तो कम दल हैं हमारे गठबंधन में। एनडीए में 38 पार्टी हैं और 2 ईडी सीबीआई अली बाबा हो गया, इनका 40 का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में सिर्फ 26 पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी इतना भयभीत है। अभी हमारे विश्लेषक भाई और भाजपा के भाई कह रहे थे कि बेरोजगारी है नहीं। एनएसएसओ का डाटा झूठा है क्या? पूरे देश में 45 से 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ देश खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में भाजपा की सरकार में नंबर 1 पे है। महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ हत्या, महिलाओं के शोषण के मामले में नंबर 1 पे है। क्या ये मुद्दा नहीं है कि 10 साल में भाजपा की सरकार ने 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया? क्या ये मुद्दा नहीं है कि गरीब वर्ग के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है? क्या ये सच नहीं है दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही हैं? क्या ये सच नहीं है दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवानों को आरक्षण छीना जा रहा है? जो भी नौकरी निकलती है उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को घटाया गया है।
कहीं कहीं बिल्कुल समाप्त किया गया है। क्या ये सच नहीं है? 6900 बच्चे ममता बनर्जी की बात में पूछ रहे हैं आपसे। बैठे हैं जो नौकरी पाने के लिए। जितेंद्र जी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिएगा, आपने अपनी बात रखिएगा। रत्नाकर जी पूछ रहे हैं ममता बनर्जी कहाँ हैं? आपके साथ थी ना पहले, फिर कहाँ चली गई? रत्नाकर जी क्या सब सवाल ये इन्होंने क्या निकब्बापन करा? जितेंद्र जी जवाब दीजिए। सत्ता में बैठ के क्या कर जो है केवल ईडी सीबीआई की कार्रवाई करा के चंदा लूट रहा था देश का प्रधानमंत्री। सर मानी चाहिए देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों को पहले कहिए जरा चुप हो जाएं। ऐसे तू मैं करके और मुर्गा लड़ा के डिबेट नहीं होता है। अपनी पार्टी में अपनी बात को क्या करेंगे? ये जो सपा के भाईजान कह रहे हैं, जितेंद्र जी सुन लेते हैं ना। जितेंद्र जी सुन लीजिए, आपकी बात सुनी ना, सुन लेते हैं जी। ये जो सपा के भाईजान अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े गिना रहे थे, भाई ये केंद्र का चुनाव है, हिम्मत है तो सेंटर की सरकार की नीतियों पर चर्चा करो ना। 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पालन नहीं होता है। विश्लेषक बन रहे हैं, आरएसएस का चोला बना रहे हैं, सब दिख रहा है। आरएसएस के चोला पहने हो आप, विश्लेषक का कवर ओढ़ा हुआ है। आप मुझे श्याम सुंदर जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो, मेरी बोलती बंद करो। अरे भैया, शर्मा जी सुन तो लेते आप। राज शर्मा जी आपकी बात सुनी ना सबने, आपकी बात सुनी सबने, आप सुन लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास 1 मिनट अपनी बात रखिए। शर्म की बात है, शर्म की बात है। विश्व गुरु बनाओगे? अरे भाई चुप रहिए, सबसे ज्यादा राज शर्मा जी आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। फिर आपसे बोल दिया मैंने, आपको मैंने मौका दिया बोलने का, आपको मौका दिया बोलने का जी। समय का अभाव है, सुन लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी अपनी बात रखिए। ताकत नहीं है, बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर। अरे आप पानी पियो पहले, पानी बेशरम के लिए कुछ नहीं है, कोई आंकड़ा सबसे बेशरम दल में बैठे हो। लिप्त है, परिवार आपको शर्म नहीं आती? श्याम सुंदर जी लिप्त है, आप जाहिर बातें करोगे क्या? ये बेशरम सब क्या होता है? चलिए तमीज नहीं आपको? भाषा देखिए, भाषा की मर्यादा, इस पैनल पर आप बैठे हैं, अपने संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया कर भाषा की मर्यादा यहाँ बना रखें आप। चलिए नहीं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। रत्नाकर जी, राज शर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कुछ ही समय बचा है, अब लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने में लगभग आधा घंटा और बचा है, जहां पर आधे घंटे बाद चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कितने चरणों में चुनाव होता है, जनता किस पर भरोसा जताती है, तमाम अपडेट्स के साथ आपको लगातार यहां जानकारी दे रहे हैं। बने रहिए आप हिंदी खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।